हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये अगेन विजन IAS PT 365 का इन्वायरमेंट का पार्ट 8 हम लेकर आए हैं। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको एक बार जाकर देख लीजिएगा। आपको सारी जो भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है और पूरे साल भर का करंट अफेयर्स में जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चीज़ें रही हैं वो हम इसमें लेकर आए हैं। तो इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। एज अ रिवीजन पर्पज से आप इसे ले सकते हैं। जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही हमने PT 365 का कल्चर का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका हमने एक मैराथन वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहां पर आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा G20 समिट अभी आयोजित की गई है और इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसके बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक लिया गया है मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको हमने महर्षि के नाम दिया है। आप लोग थोड़े से ना ये नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम से आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। बेसिकली G20 समिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, अभी आयोजित हुई थी भारत में। तो यहाँ पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत एंड फूड सिस्टम ऑफ हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट के तहत यहाँ पर ये मिशन जो है महर्षि लॉन्च किया गया है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो इसको सपोर्ट कर रहा है तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो कि हैदराबाद में है वहां पर बनाया गया है। बेसिकली ये फोकस करते हैं रिसर्च एंड अवेयरनेस अबाउट एग्रो बायोडाइवर्सिटी, फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ मिलेट 2023 UN के द्वारा जो घोषित किया गया था उसके तहत। बहुत बेसिक चीज है। फिर उसके बाद ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA बनाया गया है। देखिए अलायंस अभी इंडिया ने बहुत सारे लॉन्च किए हैं तो वो पता होना चाहिए। ये G20 समिट में ही इंडिया ने लॉन्च किया है। इसका एम क्या है? टू फॉस्टरिंग द ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर द एडवांसमेंट एंड वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। अब जब मैं बायोफ्यूल्स की बात कर रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था बायोफ्यूल्स का। कौन सा एग्रीमेंट था? एनवायरमेंट का। मैंने आप लोगों को एनवायरमेंट के कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स में पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको एक बार जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं GBA के मेंबर्स की बात करूंगी तो 7 यहाँ पर आपको G20 कंट्रीज मिलेंगी। कौन सी है? अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया। देखिए इंडिया मेंशन है इसमें। इटली, साउथ अफ्रीका एंड USA। 4 G20 इनवाइटी कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, UAE। 8 नॉन G20 कंट्रीज हैं यहाँ पर, आइसलैंड, कीनिया, गुयाना, पैराग्वे, सेशल, श्रीलंका, युगांडा, फिनलैंड। 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB हो गया, WEF हो गया, वर्ल्ड LPG ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी आप लोग एक बार देख लें। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट एम्स टू एक्सपीडाइट ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के अपटेक को बढ़ाने की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट वी हैव हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ स्टाइल HLP फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये किसके तहत है? 9 HLP यहाँ पर हमने बनाए हैं। बेसिकली इंटर लिंकेजेस हैं डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एजेंडाज के तरफ। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेन स्ट्रीम सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना है। अगेन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को पता है। कितने गोल्स हैं सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के? तो 17 गोल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव G20 2023 एक्शन प्लान ऑन एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। ठीक है, बेसिकली फोकस किस एरिया पे कर रहे हैं? ट्रांजिशन एरियाज क्या है? डिजिटल इंफॉर्मेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड जस्ट ट्रांजिशन ग्लोबली। अब यहाँ पर कुछ हमने फाइनेंस की भी बात करी इस प्रोग्रेस के तहत, वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट वी हैव चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। देखिए ब्लू इकोनॉमी यहाँ पर आया है तो ब्लू इकोनॉमी का क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछा है। तो ये हो सकता है अगर इससे थोड़ा सा रिलेट करके पूछना चाहे कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स किस इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लू इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। इसके तहत क्या क्या आ जाएगा? मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मैकेनिज्म, प्रमोट यूजिंग मराइन स्पेशल प्लानिंग्स, रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, फिशरीज आ गया, टूरिज्म आ गया, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आ गया, वेस्ट मैनेजमेंट। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ब्लू इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें आती हैं। SDG का गोल 14 जो है उसके अंतर्गत यहाँ पर ये आता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल CEM 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन MI8 मीटिंग हुई है। बेसिकली इंडिया ने होस्ट किया है 4th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग
अंडर द थीम ऑफ एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर क्लीन एनर्जी मिनिस्टेरियल बेसिकली है क्या, तो ये एक ग्लोबल फोरम है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को एनकरेज करना है और हम क्लीन एनर्जी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पूछ लिया जाए अगर, तो क्लीन एनर्जी मराइन हब्स बनाए गए हैं, CEM हब्स बोलते हैं। क्रॉस सेक्टोरल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर बेसिकली जो रिस्क होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमको कम रिस्क प्रोड्यूस करना, उस पर हम बात करते हैं। एंड जीरो एमिशन फ्यूल की यहाँ पर हमने बात करी है। इसके बाद आपको मिशन इनोवेशन दिखेगा, MI जिसको हमने बोला है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के तहत किया गया था, पहला फेज इसका, और ये इसका मिशन का 2.0 जो है वो सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है 2021 में। 2015 का ईयर याद रखना है, 2021 का याद रखना है। इसमें 23 कंट्रीज हैं एंड EU है, इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर, ये ध्यान रखना है आपको। देख लीजिए 7 मिशन ऑफ मिशन इनोवेशन। सबसे पहले अर्बन ट्रांजिशन, नेट जीरो इंडस्ट्रीज, मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरीज, क्लीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, जीरो एमिशन शिपिंग एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। नेक्स्ट वी हैव एनवायरमेंटल कॉस्ट ऑफ वॉर, आपने देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली आपको देखने मिला है इजराइल और पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चला, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चला इस समय पर, तो उसके कारण इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके लिए लोगों ने कंसर्न यहाँ पर रेज किए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से इम्पैक्ट के कारण किस तरह से मिनिमाइज करना है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को, तो उसके लिए कुछ की इनिशिएटिव्स हैं। सबसे पहले आपको जेनेवा कन्वेंशन पता होना चाहिए, 1949 में आया था। ये रिस्ट्रिक्ट करता है ऑन द वॉरफेयर मेथड्स एमिंग टू कॉज वाइड स्प्रेड लॉन्ग टर्म एंड सीवियर डैमेज टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, ये तो हो ही गया है। फिर उसके बाद ब्रेडलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, आर कॉमन फ्यूचर करके इस रिपोर्ट का नाम था, ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। देन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में आपको देखने के लिए मिली थी, ये प्रोहिबिट करता है ऑल द वेपन्स का यूज, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। फिर आपने रियो कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की बात हुई थी। बेसिकली इस समय UNEP और UNDP का भी इस्टेब्लिशमेंट होता है, हमने पढ़ा है। फिर एक प्रिंसिपल 24 है, ये एम्फेसाइज करता है आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज फंडामेंटली हार्मफुल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के लिए बहुत हार्मफुल है। और प्रिंसिपल 25 एम्फेसाइज करता है इंटर कनेक्टेडनेस एंड इंडिविजिबिलिटी ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपको एक रोम स्टैट्यूट देखने के लिए मिल जाएगा आर्टिकल 12 के अंतर्गत, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स दर्शाता है कि एनवायरनमेंट के डैमेज को आर्म कॉन्फ्लिक्ट से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इसके बारे में ऑलरेडी करंट अफेयर्स में हमने बात कर ली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगी। ये अभी फाइनल फॉरेस्ट क्लियरेंस इसको मिल गया है, ये 2021 में इसको अप्रूव किया गया अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत। अगर मैं लोकेशन की बात करूंगी तो ये आपको बुंदेलखंड एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। ड्राउट प्रोन एरिया में आता है ये, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ठीक है। केन नदी से बेतवा रिवर को कनेक्ट करना है। हमने रिवर सीरीज करी हुई है, अगर आपने रिवर सीरीज नहीं देखी तो उसे एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको दोनों नदियों का आइडिया हो जाएगा, केन का भी और बेतवा का भी। इनकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको पता चल जाएगी। बेसिकली केन और बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उनके बारे में हमने पूरा आपको बताया है। इसका जो फेज 1 है, ये यहाँ पर हमने कुछ लो लेवल टनल्स बनाने की बात करी थी। फेज 2 में कॉम्प्लेक्स जैसे कि बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो गया, कोठा बैराज हो गया, इस तरह के डैम्स बनाए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए एक कंसर्न था किस चीज के लिए कि 20 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, उनका लॉस होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व को इसमें दिक्कत हो रही थी, तो वाइल्ड लाइफ जैसे कि घड़ियाल हो गए, जो केन घड़ियाल सेंचुरी में रहते, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए चर्चा में था। ये देख लीजिए केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से कनेक्शन हो रहा है। ये वाली आपको नदी जो देखने के लिए मिलेगी ये केन है, और ये सॉरी बेतवा रिवर है, और यहाँ पर जो नदी बह रही है ये केन रिवर है। पन्ना टाइगर रिजर्व के पास आपको केन रिवर देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर आपको बेतवा रिवर देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदर रिवर्स इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स कौन सा था चर्चा में? कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट। कलासा बंदूरी प्रोजेक्ट्स विदाउट ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बिना यहाँ पर हो गया था। 2 ट्रिब्यूटरीज किसकी? महादई रिवर की, जिसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, मंडोवी रिवर, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली कलासा और बंदूरी जो है मालप्रभा रिवर में जाती हैं, तो यहाँ पर वाटर को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, लेकिन विदाउट परमिशन,
ठीक है। और महादई ओरिजिनेट कहाँ से होती है? भीमगाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, कर्नाटका के, एंड अरेबियन सी में फ्लो होती है गोवा में, ये ध्यान रखें आप लोग। फिर आता है सैंड माइनिंग। ये न्यूज़ में क्यों थी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है हमारा जो एनजीटी है, उसने कंसेंट दिया है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि मैंडेटरी है रिवर सैंड माइनिंग, कि क्या ये मैंडेटरी है जो आप करते हैं। इस सैंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड मोस्ट एक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। वाटर के बाद सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किसका देखने के लिए मिलेगा आपको? सैंड का। इसलिए सैंड की जब भी हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो वो इलीगल में आती है। जब गवर्नमेंट उसमें साफ सफाई करवाना चाहती है तभी यूजुअली आपको सैंड की माइनिंग देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज उसको इलीगल घोषित किया जाता है। ठीक है। रिवर ब्रेड्स, फ्लड प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है, लेक्स, रिजर्वॉयर्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, तो तमाम जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इसका इम्पैक्ट की हम बात करेंगे तो वही है, बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन होता है, एक्वेटिक हैबिटेशन को दिक्कत होती है, कोस्टल इरोजन होता है, वाटर फ्लो में चेंज आ जाता है, और वाटर टेबल जो होता है वो लोअर हो जाता है और डिक्लाइन हो जाता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीम इवेंट्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है आपको पता है, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2010 में होता है और न्यू दिल्ली में इसका आपको प्रिंसिपल प्लेस देखने के लिए मिल जाता है। अदर जगह पे भी है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और ये नॉट बाउंड है, लेकिन फिर भी इसमें जो भी बातें कही जाती हैं वो सारी चीज़ें मानी जाती हैं। नेक्स्ट भी है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-27 तक का लॉन्च किया गया है। इसको हम बोलते हैं UNSDCF। अब ये नाम देख के एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, किसके द्वारा आया है? नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने साथ में मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसको हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। 2023 से 27 तक के लिए साइन किया गया है। यहाँ पर 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स हमने बताए हैं 2023 के लिए, एजेंडा रखा है। कौन कौन सा? पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। आप इसको 4P से ध्यान रख सकते हैं। कौन कौन से 4Ps हैं? पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, वही है। 6 इसके आउटकम हमको नजर आएंगे। हेल्थ एंड वेलबींग, सबसे पहले न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, क्वालिटी एजुकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिसेंट वर्क, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वॉश, रिजिलियंट, एम्पावरिंग पीपल, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस, ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट भी है पार्टनरशिप फॉर रिजिलियंट एंड इंक्लूसिव सप्लाई चेन एनहेंसमेंट, राइज करके आपने देखा होगा। ये इनिशिएटिव लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड G7 के द्वारा अंडर जापान प्रेसिडेंसी, G7 में जो अभी आयोजित की गई थी उसमें। क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर बात करी गई है, वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट भी है कूल रूफ पॉलिसी, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने अनाउंस किया कूल रूफ पॉलिसी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हीट ऑन द बिल्डिंग। आपको पता है हीट इस समय पर हीट वेव का सिलसिला चालू हो गया और आपको साउथ में अभी हीट वेव बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। उसी के तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। अब देखिए ये तो बात अभी की हो गई है, PT 365 पहले आ गई थी। तो देखिए यूपीएससी यही करता है, जो चीज़ बहुत अपकमिंग होने वाली रहती है उसके बारे में पहले से आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है। थोड़ा सा अवगत रहिए इस चीज़ों से। तो सबसे पहले कूल रूफ पॉलिसी के बारे में, ये मैंडेटरी है ऑल द गवर्नमेंट्स एंड नॉन रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स में, कि यहाँ पर आपको ऐसा रूफ बनाना है जो कूल रहे, एकदम से हीट का उसमें असर ना पड़े, नहीं तो बिल्डिंग क्रैक हो जाती है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। क्या कर सकते हैं आप? पेंट और लिक्विड हाई रिफ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। एक फैब्रिकेटेड मटेरियल आता है जिसको हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, PVC मेम्ब्रेन, वो आप लगवा सकते हैं। देन वी हैव मिशन 50K EV4 इको, बेसिकली सिडबी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, पायलट स्कीम है। ये किस चीज़ की तरफ फोकस कर रही है? इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम की तरफ फोकस कर रही है। MSMEs जो होती है और NBFCs होती है उनके साथ डायरेक्ट आप लैंडिंग कर सकते हैं यहाँ पर EV के लिए। और सिडबी और वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं इवॉल्व प्रोग्राम, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव पैरोकाइट। ये क्या है? एक नैनो स्केल इंक कोटिंग could improve the stability enough to make next generation प्रोवोकाइट सोलर सेल। यहाँ पर सोलर सेल्स की बात करी गई है, नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल्स है, उस तरह का ये नाम है। बेसिकली नेचुरली अकरिंग मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम टाइटेनेट, उससे ये बनाया जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट भी है 1 CGIAR ग्लोबल इनिशिएटिव, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक ने ज्वाइन किया है।
वन कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च ग्लोबल इनिशिएटिव। बेसिकली इसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट होता है उसके तहत यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर अगर इसका इंडिया में केवल एक ही रिसर्च सेंटर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके साथ आप लोग एक चीज़ इसमें और ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी भी यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रांस में, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट वी हैव नॉर्मन बुरलॉग फील्ड अवार्ड, फील्ड रिसर्च एंड एप्लीकेशन। अब नॉर्मन बुरलॉग को सारे बच्चे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कि इन्होंने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन्हें कहा जाता है, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है, ठीक है। अब इन्हीं के डॉक्टर स्वाति नायक हैं, उनको यहाँ पर इंडियन साइंटिस्ट हैं, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये काम करती हैं, यहाँ पर इनको अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 2023 का अवार्ड में क्या मिला है, $10,000 का अवार्ड उनको दिया गया है एक्सेप्शनल साइंस बेस्ड अचीवमेंट के लिए, इसको ध्यान रखना है। कौन देता है, तो रॉकफेलर फाउंडेशन देता है। देन वी हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, अंडमान एंड निकोबार के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया है। डिनोटिफाई द इंटायर गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ देखने के लिए मिलेगी, निकोबार आइलैंड में, इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, एक प्रोजेक्ट है जो कि 2022 तक हमको कंप्लीट करना था। अब मैं ऐसा बोलूँगी, क्लियरेंस ऑफ द प्रोजेक्ट इन 2022, क्योंकि इन्वायरमेंट के कंसर्न बहुत ज़्यादा थे निकोबार आइलैंड में, तो अभी तक वो अप्रूव नहीं हो पाया था। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलना बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इनको 2022 में मिल गया। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू हो गया है, 30 सालों में ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके तहत क्या क्या बनाए जाएंगे, 4 कॉम्पोनेंट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स बनाए जाएंगे, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे, न्यू टाउनशिप्स बनाई जाएंगी। देन वी हैव मुल्ला पियार डैम, ये आपको पेरियार लेक में देखने के लिए मिल जाएगा, 1886 में इसकी टेरिटरी बनाता है, केरला में देखने के लिए मिल जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सेव्ड इन द ईयर ऑफ 1767, इतनी पुरानी है। ये किसके अंतर्गत आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। ये जो डैम है ये आपको पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु गवर्नमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। पेरियार रिवर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ, उसको एक बार जाकर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, इनक्वाइस करके ये नाम आया तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ओशियन सर्विसेज से रिलेटेड है। बेसिकली बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेट चेंज के लिए स्टडी कर रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। वही बात करी गई है जो हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ऑटोनोमस बॉडी 1999 में आई थी, और यूनिट ऑफ अर्थ साइंस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये काम करती है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम करना है, ठीक है। अब कुछ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो चर्चा में थे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, सबको पता है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1974 में हुआ था, और 31 इसके मेंबर्स हैं, 13 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इंडिया एसोसिएट मेंबर है, ये ध्यान रखना है। इसको बार अगर मैं बताऊं तो to be a member the country should be the OECD member along with the capacity of hold a crude reserve of 90 days, 90 दिन का अगर आप क्रूड का रिजर्व करके रख सकते हो तो आप इसके सदस्य बन सकते हो। इन्होंने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि फॉसिल फ्यूल का शेयर जो है वो ग्लोबली सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो वो रिड्यूस हो गया है 80% से, जो पहले था अब 73% हो गया है, ये इन्होंने बताया है। इंडिया जो है इम्पोर्टर हो गया है मॉडर्न क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज का, जैसे उन्होंने स्केलर अप किया है सोलर एनर्जीज को एंड पावर जनरेशन कैपेसिटीज को, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंडिया ने डिमांड किया इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग हाउस होल्ड एयर कंडीशनर इज एस्टिमेटेड टू एक्सपेंड 9-fold बाय 2050, ये ध्यान रखेंगे ईयर। देन वी हैव अदर रिपोर्ट्स, ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जारी करता है 2023 की, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, ये नाम पढ़ लीजिएगा कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल रेन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, एरिना इसका नाम है, इरीना बेसिकली, और इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 2009 में, मसदार सिटी अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है, 169 मेंबर्स हैं, इंडिया एज अ मेंबर। इसके तहत आपको
अलग अलग प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगी। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, वही बात करी गई है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड डबलिंग एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030 ये ध्यान रखना है आपको। कोप 28 में इसकी बात करी गई है। ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट। SDG 7 जो है वो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करने का बात करा, अचीविंग अफोर्डेबल एंड रिलायबल एनर्जी टू ऑल, ठीक है। किसके साथ किया गया है, यूनाइटेड नेशंस, स्टैटिस्टिक डिवीजन, वर्ल्ड बैंक, WHO एंड एरिना के साथ किया गया है, इसे ध्यान रखना है। बहुत बेसिक चीजें हैं। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO का स्टैब्लिशमेंट होता है 1945 में। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर मैं मेंबर नेशंस की बात करूं तो 195 है, जिसमें इंडिया भी है। बेसिकली हंगर को डिफीट करना एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी की ये बात करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट ऑफ अ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी करता है, ये ध्यान रखना है आपको। एशिया एंड पैसिफिक के लिए अलग रिपोर्ट जारी करता है, ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने आपको सारे जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस थे, जितने बचे हुए टॉपिक्स थे, वो सारे कवर करा दिए। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल हो जाता है। अगेन, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें एक बार जाकर देख लीजिए, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।